एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए हम बात करते हैं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसी 3 फेज पावर सिस्टम में न्यूट्रल तार को ग्राउंड करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओवर वोल्टेज से बचाव, पावर फैक्टर सुधारना, ट्रांसफार्मर का तापमान कम करना, करंट को बैलेंस करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ओवर वोल्टेज से बचाव। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। डीसी मोटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या किया जाता है? कम्यूटेटर को बड़ा किया जाता है, आर्मेचर रिएक्शन कम की जाती है, वोल्टेज बढ़ाया जाता है, अधिक करंट प्रवाहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्मेचर रिएक्शन को कम की जाती है या आर्मेचर रिएक्शन कम की जाती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। HVDC हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में किस प्रकार के कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है? HVDC जो ट्रांसमिट की जाती है उसमें किस प्रकार का कन्वर्टर यूज किया जाता है? AC टू DC कन्वर्टर, DC टू DC कन्वर्टर, DC टू AC कन्वर्टर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो यहां पे यूज की जाती है AC टू DC कन्वर्टर। क्लियर। AC टू DC कन्वर्टर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। यदि किसी ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज ड्रॉप का क्या प्रभाव होगा? वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, करंट रिवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्टेज कम हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उसको स्टार्ट करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कैपेसिटर स्टार्ट, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, रेजिस्टेंस स्टार्ट, फेज शिफ्ट स्टार्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कैपेसिटर स्टार्ट। क्लियर। ये सबसे आसान और सबसे सस्ता होता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसी ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट मुख्यतः किस कारण से प्रवाहित होता है? हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस के कारण, लोड करंट के कारण, सेकेंडरी वाइंडिंग के ओपन सर्किट होने के कारण, केवल वोल्टेज ड्रॉप के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हिस्टेरेसिस और एडी करंट के कारण नो लोड करंट फ्लो होता है। अब नो लोड करंट जो होता है वो फुल लोड का 2 से 5% होता है। कितना होता है? 2 से 5% होता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप अधिक होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? लोड अधिक होना, वोल्टेज अधिक होना, पावर फैक्टर अधिक होना, करंट बहुत कम होना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लोड अधिक होना। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट देखिए, जब स्लिप जो है उसका जो फार्मूला है वो है NAS-NR। ध्यान दीजिएगा, MTC आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। अब जैसे आपका लोड बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही लोड बढ़ेगा वैसे ही जो रोटर स्पीड है ये कम हो जाएगा। रोटर स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। रोटर स्पीड कम होने से आपका सिंक्रोनस या स्लिप बढ़ जाएगा। क्लियर। क्या होगा? स्लिप बढ़ जाएगा। तो लोड अधिक होने से स्लिप का मान अधिक होगा। क्लियर।
अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। यदि किसी सर्किट ब्रेकर में आर्क बनने से रोकना हो तो कौन सा उपाय सबसे प्रभावी होगा? SF6 गैस का उपयोग, वोल्टेज बढ़ा देना, इंडक्टर जोड़ देना, अधिक करंट प्रवाहित करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, SF6 गैस का उपयोग। SF6 का पूरा नाम है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्लियर, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर का एक फेज ओपन हो जाए तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर समान रूप से काम करेगा, आउटपुट वोल्टेज असंतुलित हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ जाएगी, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाएगा और तुरंत बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आउटपुट वोल्टेज असंतुलित हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। यदि किसी ड्यूअल स्टार्टर में ओवरलोड रिले खराब हो जाए, यदि किसी ड्यूअल स्टार्टर में ओवरलोड रिले खराब हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटर बिना किसी सुरक्षा के चलेगी, मोटर तुरंत ट्रिप कर जाएगी, मोटर का स्टार्टिंग करंट बढ़ जाएगा, मोटर की गति बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोटर बिना किसी सुरक्षा के चलेगी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। किसी मोटर में डैक्ट फैन कूलिंग सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है? मोटर का तापमान नियंत्रित करने के लिए, मोटर की गति बढ़ाने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए, पावर फैक्टर सुधारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोटर का तापमान नियंत्रित करने के लिए। क्लियर। जब आप कहीं मोटर को देखे होंगे तो मोटर में ऊपर कुछ इस तरीके से नालियां बनी होती हैं, तो उसी को बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं? डक्ट, जो तापमान को नियंत्रित करता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी एसी सर्किट में पावर फैक्टर सुधारने के लिए क्या किया जाता है? पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, कैपेसिटर जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस कम करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट को सीमित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कैपेसिटर जोड़ते हैं। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। अगर आप वीडियो कहीं से देख रहे हो तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि हम यहाँ से वीडियो को देख पा रहे हैं, और ये ज़रूर बताइए कि आपका 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुआ। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। किसी इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव होगा? गति घट जाएगी, गति बढ़ जाएगी, मोटर रिवर्स दिशा में घूमेगी, करंट कम हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है F बराबर PN/120। अब क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई तो क्या होगा? तो गति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि F N है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा गति। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गति बढ़ जाएगी। क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सेट होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। किसी ट्रांसफार्मर में आयल डाइलेक्ट्रिक टेस्ट क्यों किया जाता है? आयल की इंसुलेशन क्वालिटी की जांच के लिए, आयल का वोल्टेज मापने के लिए, ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, करंट की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आयल की इंसुलेशन क्वालिटी की जांच के लिए, यानी कि BDB, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। किसी HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में रेक्टिफायर का क्या कार्य होता है? रेक्टिफायर यानी कि डायोड। डायोड का काम क्या है? AC को DC में बदलना। डायोड का मुख्य कार्य है AC को DC में बदलना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41।
किसी इंडक्शन मोटर में डबल केज रोटर का उपयोग क्यों किया जाता है? वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए, मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए, ओवरलोड सुरक्षा के लिए, स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए, क्योंकि टॉर्क जो समानुपाती होता है वो रेजिस्टेंस के होता है। रेजिस्टेंस का मान जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ज़्यादा होगा, ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। किसी विद्युत मशीन में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? लेमिनेटेड कोर का उपयोग किया जाता है, करंट बढ़ा दिया जाता है, वोल्टेज कम कर दिया जाता है, रोटर की गति बढ़ा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि एडी करंट का लॉस का जो फार्मूला होता है एटा बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये टी है आपका लेमिनेशन की मोटाई। अगर मोटाई लेमिनेट कोर का उपयोग किया जाता है, जब लेमिनेट किया जाएगा तो ये पतला हो जाएगा, यानी कि कम होगा, उसका लॉस क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि एडी करंट लॉस जो है ये समानुपाती लेमिनेशन की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होता है। जब लेमिनेशन की मोटाई कम होगी तो एडी करंट लॉस भी कम होगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। किसी डीसी जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग की मुख्य भूमिका क्या होती है? करंट को बढ़ाना, आउटपुट वोल्टेज कम करना, फील्ड फ्लक्स को बनाए रखना, मशीन की गति बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फील्ड फ्लक्स को बनाए रखना। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। किसी इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज रोटर क्यों उपयोग किया जाता है? इसे मेंटेनेंस फ्री बनाया जाता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए, लो स्टार्टिंग करंट लेने के लिए, पावर फैक्टर सुधारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसे मेंटेनेंस फ्री बनाया जाता है, स्क्वायरल केज रोटर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। किसी ट्रांसफार्मर का दक्षता प्रतिशत किस रेंज में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 95 से 99%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। क्या इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसीलिए इसका जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है, 95 से लगभग 99%। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन 5% है तो इसका क्या अर्थ है? फुल लोड पर वोल्टेज 5% बढ़ जाता है, फुल लोड पर वोल्टेज 5% कम हो जाता है, ट्रांसफार्मर 5% ओवरलोड हो सकता है, करंट 5% कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, फुल लोड पर वोल्टेज 5% कम हो जाता है। अब हम बात करें अगर वोल्टेज रेगुलेशन का, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन नुकसान ही है। जितना ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा, जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा सही होगा, और एफिशिएंसी उतना ज़्यादा होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47। किसी डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध सामान्यतः होता है 1 ओम से कम, 1 ओम, 100 ओम, 500 ओम। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 ओम से कम। सामान्यतः 1 ओम होता है, वैसे आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम से कम होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48। किसी इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है? तो फार्मूला होता है रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो किस पर निर्भर करती है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्लिप पर, केवल सप्लाई वोल्टेज पर, केवल लोड करंट पर,
केवल पावर फैक्टर पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्लिप पर। क्लियर, ये फार्मूला। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। यदि किसी इंडक्शन मोटर की स्लिप 0 हो जाए तो क्या होगा? मोटर सामान्य रूप से चलेगी, मोटर बंद हो जाएगी, मोटर सिंक्रोनस गति पर चलेगी, मोटर में अधिक करंट प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मोटर सिंक्रोनस गति पर चलेगी, क्योंकि सिंक्रोनस गति का जो शर्त है वो NS बराबर NR है। तो अगर स्लिप होगा NS माइनस NR, यदि ये 0 हो गया तो ये हो गया सिंक्रोनस मोटर, यानी कि सिंक्रोनस गति पर चलेगी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में इन्वर्टर का क्या कार्य होता है? DC को AC में बदलना, AC को DC में बदलना, वोल्टेज को स्टेबल करना, करंट को नियंत्रित करना। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, DC को AC में बदलना। अब हम बात करें यदि HVDC की, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहां से HVDC है, यहाँ पे कन्वर्टर यूज किया, किसी AC को आपने कन्वर्टर लगा के DC बनाया। ध्यान दीजिएगा, कन्वर्टर लगा के DC बनाया, DC को ट्रांसमिट किए। अब यहाँ पे इन्वर्टर लगा के इसको क्या बना लिया? AC। क्लियर। तो ये इन्वर्टर स्टेशन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कन्वर्टर, यानी कि रेक्टिफायर सब स्टेशन। तो रेक्टिफायर बना के AC को DC में बदल दिया और DC को HVDC ट्रांसमिट कर दिया, जो लॉस कम होता है और काफ़ी फायदेमंद होता है। और उसके बाद हमने इन्वर्टर सब स्टेशन लगा के AC बना लिया। क्लियर। तो इस तरीके से HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में इन्वर्टर का कार्य होता है। क्लियर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और आप एक एक नंबर इकट्ठा कर सिलेक्शन लेना सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।